हाँ लो। अपने इसमें सिलेनियम भी है, कोबाल्ट भी, सल्फर भी है, इसके अलावा निकल भी है। हर प्रकार के जो माइक्रो मिनरल्स इसमें डाले गए हैं जो कि पशु की रिक्वायरमेंट, क्योंकि अभी जो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इन सारे मिनरल्स की डिफरेंसी आ गई है। और चाहे छोटे से छोटा मिनरल्स हो जो पशु की रिक्वायरमेंट कम मात्रा में चाहिए या अधिक मात्रा में चाहिए, हर प्रकार के मिनरल्स की डिफिशियंसी उनमें हो गई है। और हर प्रकार का मिनरल्स कोई ना कोई को फैक्टर को नियंत्रित करने का काम करता है। इसीलिए इसमें सिलेनियम भी है, कोबाल्ट भी है, सल्फर भी है, निकल भी है, Bl मिथोनाइन भी है, साथ में कोलिन क्लोराइड भी है। इसके अलावा आप इसमें प्रीबायोटिक के रूप में मनन ओलिगोसेट है, क्योंकि अपन जो फीडिंग जो करते हैं सर वो स्टोर में रहता है। पशु का जितना भी फीडिंग होता है वो स्टोर में रहता है, तो वहाँ मॉइस्चराइजर भी जाता है, उसकी वजह से बैक्टीरियल भी उसमें पनप जाता है, फंगस भी उसमें पनप जाता है। और वही कोंटामाइन किया हुआ आप जो फीडिंग अगर पशु को अपन देते हैं और उसमें एक से अधिक प्रकार का अगर फंगल वहाँ इकट्ठा होकर या बैक्टीरियल वहाँ इकट्ठा होकर अपना जो मलमूत्र त्यागते हैं या अपशिष्ट जो त्यागते हैं जिन्हें अपन टॉक्सिन कहते हैं, तो एक से अधिक प्रकार के जो वैरायटी या स्पीसीज जो होती है उनके द्वारा त्यागा गया जो टॉक्सिन जो होता है वह पशु में अफ्लाटॉक्सिस की समस्या को पैदा करता है। और अफ्लाटॉक्सिस की जो समस्या पैदा हो जाती है तो उससे पशु की इम्यूनिटी लो हो जाती है, पशु बार बार बीमार हो जाता है। और कोंटामाइन किया हुआ, क्योंकि कोंटामाइन जो होता है अफ्लाटॉक्सिस से या टॉक्सिन से वो मिल्क के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है, तो वो दूध को भी दूषित करने का काम करता है। इसके अलावा उसकी होल बॉडी के फंक्शन तो डिस्टर्ब होंगे ही होंगे, क्योंकि इम्यूनिटी कम है, पशु बार बार बीमार होगा, फीडिंग उसकी प्रॉपर जो उसको लगना चाहिए पशु के शरीर को वो नहीं लगेगा, जिससे कि अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा जो भी मटेरियल है उसका। इसके अलावा बात करें तो ये क्या करता है, मनन ओलिगोसेक्राइड जितने भी जो टॉक्सिन होते हैं उन टॉक्सिनों को बाइंड करेगा, बाइंड अप करके उनको वापस जो थ्रू अपशिष्ट जो होता है जैसे गोबर के रास्ते से बाहर निकालने का काम करता है, पशु को स्वस्थ बनाने का काम। जी सर। इसके अलावा अपनी इसमें सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया है वो भी जाएगी। सैक्रोमाइसिस सर्वेशिया फर्मेंटेशन की क्रिया को इम्प्रूव करेगा, डाइजेशन की क्रिया को इम्प्रूव करेगा। बोवीजाइम, जैसे कि बोवी एक इकट्ठा, बोवीजाइम का मतलब यही होता है कि कई एंजाइमों का एक समूह होता है जो कि उस समूह को रिलीज करने का ये काम करता है, जो कि डाइजेशन की क्रिया को इम्प्रूव करने का काम करता है। तो ये अपना 1 किलो का कंटेंट्स इसमें दिए हुए हैं, जो कि आप जहाँ पर भी इनफर्टिलिटी की समस्या, सबसे पहले तो लो मैच्योरिटी का है 50 ग्राम की डोज आप इसकी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने चला दीजिए। 18 महीने 12 महीने की जैसे ही हुई कोई भी पशु आप उसका 2 महीने चला दीजिए, फिर 18 महीने के होने के उपरांत पर आप फिर 50-50 ग्राम की डोज इसकी आप चला दीजिए। आपकी 18 से 19वें महीने में आराम से 19वें महीने में आराम से हीट में आ जाएगी। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है। इसके अलावा लो कंजप्शन रेट है, वही 50 ग्राम उसकी डोज रहेगी। साइलेंट हीट की समस्या है, 50 ग्राम की डोज रहेगी। इसके अलावा अनस्टर्स की समस्या है, 50 ग्राम की डोज रहेगी। इनफर्टिलिटी की समस्या है, 50 ग्राम की डोज रहेगी। और जहाँ पर पशु बार बार रिपीट मार रहा है या हीट में नहीं आ रहा है, हीट में नहीं आ रहा है, आप डिवर्मिंग करवाइए और डिवर्मिंग करवाने के बाद में 100 ग्राम इसकी डोज चालू कर दीजिए, कन्फर्म हीट में आ जाएगा। ये अपना प्रेजेंटेशन अपने साथ 1 किलो में 3 अपने 5 किलो में है। ठीक है, थैंक यू। बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। डीसीपी के रूप में अगर अपन देते हैं तो इसका रेशो बढ़ जाता है 70 से 80% के करीब इसका रेशो बढ़ जाता है। तो इस अगर 100 ग्राम देते हैं तो 70 से 80 ग्राम उसकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। इसीलिए डीसीपी फॉर्म दी बेस्ट होती है एज पर अगर साइंटिफिक देखा जाए तो डीसीपी फॉर्म एक रूमिनेंट्स के लिए दी बेस्ट फॉर्म है फीडिंग के लिए। इसके अलावा मैग्नीशियम कार्बोनेट अपने इसमें डाला गया है। आप भी देखते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को अपन क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एंटासिड के रूप में भी ये काम करता है और मैग्नीशियम साल्ट, मैग्नीशियम मिनरल्स भी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। पोटेशियम आयोडाइड है। अब भी आप देखते हैं कि थायराइड से संबंधित जितने भी जो हार्मोन्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम आयोडीन का होता है, थायराइड ग्रंथि का होता है। और थायराइड ग्रंथि के लिए विशेष रूप से स्टिमुलेट करने के लिए या फंक्शनल करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है।
और इसमें आप देखेंगे कि घेंगा वगैरह रोग होने की, गिलगंड वगैरह रोग होने की समस्याएं आ जाती हैं, तो उसमें आयोडीन ही अपना प्रिपेयर करते हैं। और आयोडीन कई हार्मोनल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करती है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड है, विटामिन A, D3, E है, विटामिन B3 है। तो विटामिन A, D3 रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस के लिए, प्रोडक्टिव परफॉर्मेंस के लिए या इम्यूनिटी परफॉर्मेंस के लिए इन तीनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विटामिन B3 की अपन बात करें तो विटामिन B3 एक को एंजाइम का काम करता है क्रेब्स चक्कर में एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, किसको, फैट हो, प्रोटीन हो या कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को, मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन B3 की आवश्यकता होती है, एक को एंजाइम की तरह ये काम करता है। इसके अलावा आपने इसमें बायोटीन, जिंक, क्योंकि जिंक का विशेष रोल रहता है रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस के लिए। जिंक 20 ग्राम अपने इसमें, मैग्नीज इसमें 8 ग्राम है, कॉपर इसमें 8 ग्राम है, क्रोमियम इसमें 120 ग्राम है। जिंक, मैग्नीज, कॉपर और क्रोमियम को ग्लाइसिनेट से चिलिटेट किया गया है। और ये 4 मिनरल्स विशेष रूप से एक से अधिक कार्य करने के लिए, एक से अधिक वर्क फंक्शनल के लिए ये आवश्यकता होती है। और विशेष रूप से तो हार्मोनल और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करने के लिए इनके लिए Incoming voice call from +91.